लिकड़हारे का बैठा एक रोज का जिक्र है। शहजादी गुल सनोबर महल के बाग में झोला झोल रही थी। उसकी देखभाल करने वाली कनीजें भी उसके साथ साथ थीं। मलका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झोला झोलना बहा चाहता मोम तो आज उसके साथ मलका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हसब मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक निहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। उसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वो दरख्त पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुल सनोबर दंग रह गई और झूले से उतर करास दरख्त के नजदीक आ गई जिस पर वो खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। उसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास, आओ मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। उसके बाद सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छावर खुश अखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरियां खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, उसलिए चलता हो। ये कहकर उसने अपने पर फड़फड़ाए उड़ाड़ गया। शहजादी सनोबर को बहुत हैरत हुई कि वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वो भागकर बादशाह के पास आयावर बोली, अबा हुजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी, इसी वक्त। पहले तो बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी सनोबर क्या कह रही है, मगर जब कनीजों ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी जबान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कि परिस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वो परिंदा परिस्तान से ही आया होगा, हो सकता है वो कल फिर आए। अगले रोज शहजादी सनोबर इंतजार ही करती रही, मगर वो परिंदा दोबारा वहां नहीं आया। उसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन न कुछ खाया और न कुछ पिया। जब रात हुई तो वह बालकुल ही ना उम्मीद हो गई और मलका के गले लगकर रोने लगी। मलका ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से बहलाने की कोशिश की, मगर इस अजीब व गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनोबर के दिल से ना निकाल सकी। अपनी चहेती बेटी की उदासी देखकर बादशाह भी परेशान हो गया था। इस नेबहत सारे खिलौने मंगवाकर शहजादी गुल सनोबर को दिए, मगर उस न्यान खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इसी तरह गुजर गए तो मलका और बादशाह की तिश्वे में अजाफा हो गया। शहजादी गुल सनोबर उन चंद रोजों में निहायत कमजोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि वो कहीं बीमार न पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो शहजादी के साथ परिस्तान जाकर उस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए ताकि उसे पाकर वो खुश हो जाए। ये बात उसने जब मलका को बताई तो वो बोली, अगर आप इस सफर पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते ना जाने कितने दिन लग जाएं। उस दौरान राया की खबर गिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि ये ऐलान करवा दें कि जो भी प्रस्थान से इस अजीब व गरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी उशरफियां इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मलका की ये तजवीज़ पसंद आई और उसने ये ऐलान करवा दिया। इनाम का सुनकर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। परिस्तान बहुत दूर था और उसका रास्ता भी बड़ा खतरनाक था। रास्ते में बहुत से पहाड़ थे, दरिया थे, जंगल थे और जंगलों में खूनख्वार दरिंदे थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ना चढ़ सके, बाज दरिया को उबूर ना कर सके। कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे, गरज ये कि कोई भी प्रस्थान से आस परिंदे को न लेकर आ सका। एक रोज 2 नौजवान बादशाह से मिलने महल आए और बादशाह से परिस्तान जाने की इजाजत तलब की ताकि वहां से आस परिंदे को ढूंढ कर ला सकें। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दियावर ताकीद की कि वो इस परिंदे को ले कर जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि शहजादी गुल सनोबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस पर खतरस्वर पर रवाना हो गए। इनमें से एक का नाम शहरयार था और वो एक लकड़हारे का बेटा था। दूसरे नौजवान का नाम सलीम था और उसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजिर था। सलीम चौंकी एक दौलतमंद ताजिर का बेटा था, इसलिए उसमें बहुत गुरूर था। उसने शहरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें गुधे पर लादकर शहर में बीचो। तुम उन चक्रों में कहां पड़ गए हो? शहरयार ने उसकी बात का बरा नहीं मनाया। मुस्कुराकर बोला, लकड़ियां तो बे नकरों तोरे तो मेरे उबा काट लेंगे, तुम उसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मुल्कहबाहत अच्छी हैं। वो दोनों अपनी राया का बहुत ख्याल रखते हैं। इन लोगों के अच्छे सलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बिकरियाए घाट पानी पैते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब उन पर वक्त पड़ा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं चाहता हुआ कि वो परंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूं, ताकि इनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलका की फिक्र दौर हुए। वो बातें करते करते काफी दौर निकल आए थे। इस वक्त वो एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े दरख्त भी नजर आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक बुआ बावा सोवा एक बूढ़ी औरत और इसके शौहर को देखा। शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उन्हें रखने का इशारा किया। वो बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग खराब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है? सलीम ने निहायत गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ बना दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर दहाइयां देने लगी और उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर शहरयार जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े को जमीन पर से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आए? बूढ़ा कराहता हुआ खड़ा हो गया और बोला, बरा हो इस बदबख्त का। मुझे पहले से पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी उसे अपनी मदद के लिए नहीं रोकता। उसे छोड़िए। मुझे बताए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? शहरयार ने निहायत नरमी से कहा, के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूं। हमारा गांव यहां से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चलकर बड़ी तरह थक गए हैं। भूख से बड़ा हाल है। घर पहुंचे तो खमचें तो खाना खाएं और आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुंचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने अपना खाना निकालकर उन दोनों को दिया। ये खाना उसकी मां ने उसके साथ कर दिया था ताकि सफर के दौरान उसे भूख लगे तो वो उसे खा ले। जब वो दोनों खाना खा चुके तो शहरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार कराया और खुद घोड़े की बाग पकड़कर तेज तेज कदमों से उनके गांव की किस्मत रवाना हो गया। दोनों मियां बीवी उसे दुआएं दे रहे था। शाम होते होते वो एक गांव में पहुंच गए। इसी गांव में उन बूढ़े मियां बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और उसकी बीवी ने बड़े उसरार से शहरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अगले रोज तिकान के घर ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात को सफरियों भी मुनासिब नहीं होता। शहरयार ने उनकी बात मान ली। रात खाने के बाद बूढ़े ने कहा, अब नौजवान तुम बताओ, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? जवाब में शहरयार ने उसे पूरी कहानी सुना ताकि उसे ले जाकर शहजादी गुल सनोबर के हवाले कर सके। उसकी बात सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, पुरिस्तान में कुछ ऐसे नायाब परंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, मगर उन्हें वहां जाकर तलाश करना पड़ेगा। परिस्तान जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर खतरात हो। शहरयार ने अमरूद लेकर इसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया, जिस एक लंबी पगडंडी थी जिसके दोनों अतराफ में हरी हरी घास थी। कहीं कहीं फूलों के पौधे भी नजर आ जाते थे। वो बेहद जल्द प्रस्थान पहुंच गया। वो प्रस्थान में दाखिल हुआ तो चारों तरफ बहुत चाल पहल नजर आ रही थी। हुसैनो
वो जमील परियां, खूबसूरत और रंग बरंगी लिबास पहन इधर से उधर उड़ती फिर रही थीं। प्रेजाद बाजारों में घूम फिर रहे थे और मुख्तलिफ आशिया की खरीदारी में मसरूफ थे। शहरियार ने एक मैदान के चारों तरफ बहुत सारे परीजादों का झमकटा देखा। वो करीब गया तो पता चला कि वहां 2 दीवों की कश्ती हो रही है और ये सब उन दीवों की कश्ती देखने के लिए जमा थे। उसका भी दिल चाहा कि दीवों की कश्ती देखे, मगर उसने वो